नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। इंडोनेशिया और प्राचीन भारतीय संस्कृति मतलब सनातन संस्कृति के बीच जो सदियों पुराने गहरे रिश्ते हैं उनकी पड़ताल करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, जी। जैसे पुरातत्व, भाषा विज्ञान, यहाँ तक कि आनुवंशिकी और पुराने ग्रंथ भी। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन दो महान सभ्यताओं के बीच जो हजारों सालों का आदान प्रदान रहा है और जो साझा विरासत है उसके कुछ अहम पहलुओं को सामने लाएं। सही। और ये कहानी असल में शुरू होती है इंडोनेशिया के प्रागैतिहासिक काल से, मतलब भारतीय प्रभाव से भी बहुत बहुत पहले। अच्छा, कहाँ से? सुलावेसी की गुफाओं से। वहां दुनिया की सबसे पुरानी कहानी कहती हुई चित्रकला मिली है। वाह! एक जंगली सुअर की पेंटिंग है। पता है कितनी पुरानी? कम से कम 45,500 साल। 45,000 साल? अरे वाह! ये तो दिखाता है कि कला और कहानी कहने की परंपरा कितनी गहरी है वहाँ। बिल्कुल। और ये उस जमाने की बात है जब जावा मैन मतलब होमो इरेक्टस जैसे शुरुआती मानव भी वहां थे। हाँ, और फिर बाद में वो ऑस्ट्रोनेशियन विस्तार हुआ जिसने समुद्री नेटवर्क के जरिए पूरे क्षेत्र को जोड़ा, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर प्रशांत तक। जी, और यही समुद्री रास्ते बाद में विचारों के आदान प्रदान का जरिया बने। लेकिन उससे पहले भी तो वहाँ कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं रही होंगी। हाँ, बिल्कुल थी। प्रकृति की शक्तियों से जुड़ी आत्माएं थीं, जिन्हें हैन्यांग कहते थे, और वो बड़े बड़े पत्थरों वाले स्थल जैसे गुनुंग पादांग, महापाषाण स्थल शायद पूजा या खगोल विज्ञान के केंद्र रहे होंगे। हाँ, तो ये एक तरह से वो जमीन थी जिस पर बाद में भारतीय विचार आए। सही। तो फिर ये भारतीय प्रभाव पहुंचा कैसे? लगता है समुद्र के रास्ते ही। हाँ, मुख्यतः समुद्री मार्गों से ही। स्रोत बताते हैं कि पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण एशिया से संपर्क शुरू हुए। और इसके ठोस सबूत? सबसे मजबूत सबूत मिलते हैं शिलालेखों में, जैसे पूर्वी कालीमंतन में 4वीं सदी के कुटाई यूपा शिलालेख। संस्कृत में है, पल्लव लिपि में। अच्छा, क्या लिखा है उनमें? राजा मूलवर्मन के यज्ञों का जिक्र है, वैदिक अनुष्ठान और ब्राह्मणों को दिए गए दान का रिकॉर्ड। ये साफ तौर पर शुरुआती हिंदू राज्यों के प्रमाण हैं। और भाषा पर असर? वो तो आज भी दिखता होगा। अरे बिल्कुल। इंडोनेशियाई भाषा में देखिए, राजा, देवा, गुरु, मंत्र, कर्म, कितने ही शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं और रोज इस्तेमाल होते हैं। पर ये सिर्फ शब्दों का आना जाना नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विचारों का, अवधारणाओं का अपनाना था। स्थानीय शासकों ने हिंदू और बौद्ध धर्म की अवधारणाओं को, शासन के तरीकों को, पूजा पाठ को बड़े रचनात्मक तरीके से अपनाया। जैसे शिव और विष्णु की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई, बौद्ध धर्म भी फैला, महायान, वज्रयान, और राजाओं को अक्सर देवताओं का रूप माना जाने लगा। इससे उनकी सत्ता मजबूत हुई। और इसी दौर में वो बड़े साम्राज्य बने, श्री विजय, मजापहित। जी हाँ, यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें ये शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य उभरे। और इनकी छाप तो आज भी दिखती है, जैसे बोरोबुदुर। हाँ, मध्य जावा में। हाँ, वो विशाल सीढ़ीदार स्तूप। हाँ, अद्भुत है। बौद्ध ब्रह्मांड का एक नक्शा है वो पत्थर में। तीर्थयात्री जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन की कहानियां देखते हुए निर्वाण की ओर बढ़ते हैं। और पास में ही प्रम्बानन है, वो विशाल हिंदू मंदिर परिसर शिवजी का। बिल्कुल। और उसकी दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी उकेरी हुई है, इतनी खूबसूरती से। सीता का अपहरण, हनुमान का लंका जलाना, सब कुछ ये दिखाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक धागा कितना मजबूत था। प्रतीकों में भी ये दिखता है ना, जैसे बाली के मंदिरों में स्वास्तिक का चिन्ह। हाँ, आज भी। और मध्य जावा में कैंडी सेटो जैसे मंदिरों में लिंग योनि के प्रतीक मिलते हैं, शिव और शक्ति की ऊर्जा के प्रतीक। ये भारत में भी उतने ही अहम है। ज्ञान के क्षेत्र में भी आदान प्रदान हुआ, बहुत गहरा। बाली का शक कैलेंडर लीजिए, वो भारतीय शक संवत पर आधारित है, 78 ईस्वी वाला। अच्छा। और जावा और बाली की वो मशहूर वायान कुलित छाया कठपुतली। हाँ, वो तो कमाल है। वो अक्सर रामायण, महाभारत की कहानियां ही दिखाते हैं, लेकिन कमाल ये है कि उनमें अपने स्थानीय मिथक, अपने पात्र, यहाँ तक कि मजाकिया किरदार जैसे पूनोक्वान भी जोड़ दिए हैं। उन्हें एक बिल्कुल अलग इंडोनेशियाई रंग दे दिया है। तो ये नकल नहीं थी, ये एक तरह का विलय था, रचनात्मक संगम। बिल्कुल सही। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं, बाद में और भी प्रभाव आए, इस्लाम, ईसाई धर्म। हाँ, और उनका आना भी अक्सर समन्वयवाद के साथ हुआ।
मतलब नए विचारों को पुरानी हिंदू, बौद्ध और स्थानीय परंपराओं के साथ मिला दिया गया। इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है जावा के वाली सोंगो, 9 संत। माना जाता है कि उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए उन्हीं कलाओं का इस्तेमाल किया जो पहले से लोकप्रिय थीं, जैसे वायांग कुलित, गामलान संगीत, क्योंकि लोग इनसे जुड़े हुए थे। शायद इसीलिए आज इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, उसकी संस्कृति में इतनी गहरी विविधता है। जी, और बाली द्वीप तो आज भी मुख्य रूप से हिंदू है, जहां वो प्राचीन परंपराएं आज भी जिंदा हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इंडोनेशिया और भारतीय उपमहाद्वीप का रिश्ता हजारों साल पुराना है। बहुत सी परतें हैं इसमें। हाँ, ये कोई एक तरफा प्रभाव नहीं था, एक जीवंत संवाद था जिसने एक अनूठी मिलीजुली सभ्यता बनाई। स्वदेशी नींव पर हिंदू बौद्ध विचार आए, फिर इस्लाम और दूसरे प्रभाव जुड़े। और ये जो अद्भुत मिश्रण है, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य में भी झलकता है, भिन्ने का तुंगली का। बिल्कुल, पुराने जावनीज का वाक्य है, मतलब है अनेकता में एकता। 14वीं सदी के कवि म्पू तंतुलर की रचना से है ये उस जमाने की धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है, खासकर शैव और बौद्ध धर्म के बीच। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास के इन साझा जड़ों को, इस सांस्कृतिक संगम को समझना आज की दुनिया में हमें आपसी समझ और सम्मान का एक नया नजरिया दे सकता है, नहीं? बिल्कुल, ये सवाल हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। धन्यवाद।